आज की पहली हेडिंग है बच्चों माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ। इसे आप वेक्टर फॉर्म भी कह सकते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ भी कह सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ या फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ। आसान सा एक्सप्रेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। मानिए आपके पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। आपने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V लगा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इस कंडक्टर की लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहे होते हैं। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें करंट की वैल्यू हो जाएगी NaEVD, I equals to NaEVD, और VD का एक्सप्रेशन होता है E/m into tau। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। VD की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो I का एक्सप्रेशन आपके पास आ गया NaE/m into tau। I equals to Na E square tau by m। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो सकती है? मैग्नीट्यूड पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह लिख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहां से I का एक्सप्रेशन आपके पास है Na E square tau by ml टाइम V। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से यहां पर इसका ओह्म्स लॉ से कंपैरिजन कर लीजिए तो I इक्वल टू क्या होता है? V/R। तो ये पूरी क्वांटिटी 1/R है। तो कंपेयर दिस इक्वेशन 1 विद 2। तो R की वैल्यू हमारे पास आ रही है ml/Na E square tau। स्क्रीन में आ गया क्या ये? आ गया जी। R इक्वल टू ml/Na E square tau। ये रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन आ गया बच्चों। रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन जो होता है वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है, रो L बाय एरिया। तो ये L बाय एरिया अलग हो रहा है। तो यहां से इन दोनों को कंपेयर कर लिया जाए, ये थर्ड एंड फोर्थ, 3 4 का कंपैरिजन किया तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी? L एरिया छोड़ा तो m/n E स्क्वायर tau। यहां तक में कोई डाउट हमें नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा डेरिवेशन है। अब रो का रेसिप्रोकल, ये क्या चीज है? ये है रेजिस्टिविटी। याद रखिए एक टर्म होती है जिसका नाम है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? इसका उल्टा, मतलब Ne square tau by m। इसका यूनिट था ओम मीटर, इसका यूनिट होता है, इसका कंडक्टिविटी का यूनिट होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन आपके पास Ne square tau by m। ये क्या चीज है? कंडक्टिविटी। वापस आप ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए और यहां से आप करंट डेंसिटी की वैल्यू निकाल लीजिए। I इक्वल टू है Na E स्क्वायर tau by m into E। मैं इस एरिया को अपोन में लेके जा रहे हैं तो I बाय एरिया की वैल्यू आ गई N E स्क्वायर tau by m into E। इस इक्वेशन को यहां पर वापस लिखा है, ये लिख के दैट वी नो दैट इस एरिया को अपोन में लेंगे तो ये बन जाएगी करंट डेंसिटी। ये सिग्मा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया J इक्वल टू सिग्मा E। सबको बात समझ में आ गई? J इक्वल टू सिग्मा E। ध्यान से देखिए J की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है J इक्वल टू सिग्मा E। इट इज वेक्टर फॉर्म। इसे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ कहते हैं।
पहचानिए। ओम्स लॉ में हम लोग क्या क्या पढ़ते होते हैं? हम ओम्स लॉ में V इक्वल टू IR पढ़ते हैं, सारा स्केलर फॉर्म है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है। इन तीनों चीजों को रिप्लेस किससे किया गया? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। तो इसकी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म आ गई, करंट की जगह पर करंट डेंसिटी आ गया और रेजिस्टेंस की जगह पर कंडक्टिविटी आ गई। तो ये एक्सप्रेशन है J इक्वल टू सिग्मा। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये पूरा डेरिवेशन आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है जी। पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है J इक्वल टू सिग्मा। क्लियर हो गया आप सबको? ध्यान से नोट कर लीजिए। J इक्वल टू सिग्मा E, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नोट में है भूल गया मैं नोट्स। J इक्वल टू सिग्मा E आप लोग देख चुके हैं। एक बात याद रखिएगा, सीरीज के अंदर अगर रेजिस्टेंसेस जुड़े हों तो करंट उसमें सेम होता है। बोर्ड से ध्यान नहीं हटाना भैया, ध्यान से देख लीजिए। ये रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में जुड़े हों, हालांकि आगे जाके पढ़ना भी कॉम्बिनेशन तो रेजिस्टेंसेस का, लेकिन फिर भी सीरीज में करंट सेम है, आपको दिखाई दे रहा है। सीरीज में करंट सीरीज में करंट सेम है। एक कंडक्टर ले रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये कंडक्टर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है। ये कंडक्टर कैसा है? ये रेजिस्टेंस यही तो था जिसको आप रो एल बाय एरिया लिख रहे थे। अगर इसका छोटा सा पीस काट लोगे DL लंबाई का, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? रो L बाय एरिया। ये इतना रेजिस्टेंस हो गया। इतना सा टुकड़ा काट लोगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा? रो L बाय एरिया। अगला टुकड़ा कितना आएगा? अगर वो DL लेंथ का ले लूंगा तो रो DL बाय एरिया। अब ये सारे रेजिस्टेंस बराबर बराबर आ रहे हैं और सारे रेजिस्टेंस एक के बाद एक आ रहे हैं। सारे रेजिस्टेंस कैसे आए? अगर बराबर साइज के काट रहा हूं तो रेजिस्टेंस बराबर आ रहे हैं और सब एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में आ रहे हैं। तो इन सब में करंट क्या होगा? सेम होगा। इन सब में क्या होगा? सेम करंट सेम होगा। हर एलिमेंट में करंट सेम होगा। सीरीज में करंट सेम होता है। दोबारा से इस पॉइंट पर आऊंगा, चेक कीजिए। ये कंडक्टर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये कंडक्टर आपके पास, बताओ क्रॉस सेक्शनल एरिया लेफ्ट से राइट में जाने पर बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, 1 2 3 के रेजिस्टेंस का ऑर्डर मार्क करना है मुझे। सबकी लेंथ बराबर ली है मैंने। ये सारी लेंथ DL 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 ली है। कमेंट व्हिच रेजिस्टेंस इज द लार्जेस्ट वन? R3 is the R1 is the largest, R3 is the smallest one। क्योंकि एरिया बड़ा तो रेजिस्टेंस छोटा हो जाएगा। लेंथ तो सबकी सेम है, मटेरियल एक ही दे रखा है। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? R1 बड़ा होगा R2 से और R2 बड़ा होगा R3 से। यस सर। R1 बड़ा होगा R2 से और R2 बड़ा होगा R3 से। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। जो अभी तक पढ़ा है उसका कुछ कुछ यूज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। R1 बड़ा है R2 से और R2 बड़ा है R3 से। करंट आ रहा है, बताओ हर रेजिस्टर में से करंट सेम या अलग अलग? सेम सीरीज में है ना बेटा। क्या कमेंट मांगा? करंट इन ईच एलिमेंट पूछा मैंने तुमसे, एंड ऑल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो करंट इन ईच एलिमेंट विल बी सेम। आप मुझे कमेंट कीजिए। सारे कमेंट में लेफ्ट टू राइट जाने पे मांग रहा हूं आपसे। व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट पर जाने पर कमेंट मांगे जा रहे हैं, भूल मत जाना।
कमेंट करो जे पर क्या फर्क पड़ रहा है, कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग। कारण आई हर एलिमेंट में सेम और जे होता है आई बाय एरिया। जे की डेफिनेशन होती है आई बाय एरिया। आई सेम, एरिया बढ़ रहा है तो करंट डेंसिटी घट रही है, तो करंट डेंसिटी इज डिक्रीजिंग। क्या तुम सबको समझ में आ गया क्या? लेफ्ट से राइट में जाने पर इस क्वेश्चन में करंट डेंसिटी घट रही है। मटेरियल एक है, रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है, तो कंडक्टिविटी भी मटेरियल पर डिपेंड करेगी। J इक्वल टू सिग्मा E होता है। नेक्स्ट कमेंट, वही लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? J घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है। और J बराबर सिग्मा ही होता है। पदार्थ एक ही है, पदार्थ एक ही तो सिग्मा तो कांस्टेंट हो गया। यस सर। रेजिस्टिविटी किस चीज की प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट लेक्चर में आपको? मटेरियल की। और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, तो कंडक्टिविटी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। तो बताइए अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट क्या करूं? अगर J का पता लगा तो इसका पता लग रहा है कि दिस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। इसमें I सेम, एरिया सेम है तो J भी सेम, J बराबर सिग्मा E से E भी हर जगह सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। बोल लो ना यार। यस सर। वेरी गुड। लेफ्ट टू राइट जाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा भैया? VD का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? VD का फॉर्मूला होता है E/m × tau। डिक्रीज होगी क्योंकि E घट रहा है। सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, बदल नहीं सकता। ये रिलैक्सेशन टाइम है, आगे जाके बताऊंगा अभी इसी में ही कि रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर तो कंडक्टर का वही का वही रखा हुआ अगर हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजिंग व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दिस कंडक्टर। क्या तुम्हें सारी बातें समझ में आ रही है? क्या सारी चीजें समझ में आ रही हैं? ऐसे कोई भी कमेंट तुमसे मांग लिए जाएंगे कि किस क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ रहा है, तो तुम दे पाओगे सोच के समझ के? क्या लाइन याद करवाई? स्टार्ट कहां से लिया? ये सारे एलिमेंट किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं? और सीरीज में क्या सेम पक्का होता है? करंट पक्का सेम है। गॉट इट क्या बच्चों? उसी के बेसिस पे हमने अपनी सारी स्टोरी एक कवर की है, लिखी है सारी। क्लियर हुआ आप सबको? नोट कीजिए क्वेश्चन बच्चों। R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 क्यों आया गुरुवीर? R1 R2 से बड़ा क्यों आया और R2 R3 से बड़ा क्यों आया? क्योंकि R1 का एरिया कम है और वो इन्वर्स। हाँ, और लेंथ हमने सेम दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से ये चीजें हुई हैं। अरे लिख लिया था क्या वीडियो वाला फॉर्मूला तुमने? क्या गया था किसी का क्या? इस पे कमेंट मांगा था, इसके बारे में बताया कि ये डिक्रीजिंग होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, हाउ
द रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इसके बारे में दो बातें हम लोगों को करनी है। एक थ्योरेटिकल बात करनी है और एक मैथमेटिकल बात करनी है। थ्योरेटिकली, विद राइज इन टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है भाई साहब? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, इसका क्या मतलब है? टाइम दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में लगा हुआ टाइम है ये। गर्म करने से वो रैंडम मोशन बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ कोलिजन्स of electrons increases and results as increase in resistance। क्या तुम सबको ये बात समझ में आ गई है? थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया हमने इसका कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। मैथमेटिकली बात करनी है, सेकंड एस्पेक्ट इसकी मैथमेटिकल है। मैथमेटिकली सपोज कीजिए आपके पास एक कोई रेजिस्टर है जिसका T इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस R0 है और T डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका रेजिस्टेंस RT है। तो RT का एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, R0 टाइम 1 प्लस अल्फा टी होता है। RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। कैसे है इसको लिख लेते हैं, स्टेप वाइज लिख लेते हैं एक बार। जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो किस किस बात पे डिपेंड करता है? एक तो इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और एक टेम्परेचर का चेंज कितना क्या उस बात पे डिपेंड करता है। इन दो बातों पे डिपेंडेंस है। किसकी डिपेंडेंस है? चेंज इन रेजिस्टेंस की या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस की। ये प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ रखा है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो RT माइनस R0 इज प्रोपोर्शनल टू R0 T और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाकर एक कांस्टेंट डालना, उस कांस्टेंट का नाम है अल्फा। क्यों ये अजीब सा किया, समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखा था अल्फा। अल्फा का नाम अभी मेंशन कर रहे हैं। RT का एक्सप्रेशन क्या आ गया? R0 प्लस अल्फा R0 T, R0 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस अल्फा T। क्या आप सबको ये बात समझ में आ गई क्या एक्सप्रेशन होता है? RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा का यहां से यूनिट ढूंढेंगे। ये वाली चीज भी ओम में, क्योंकि चेंज इन रेजिस्टेंस ओम में होगा, ये भी ओम में, ये डिग्री सेंटीग्रेड में। तो अल्फा का जो यूनिट है वो यूनिट है पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। क्या तुम्हें समझ में आ गई बात? क्या क्या यूनिट लिखे? या तो पर डिग्री सेंटीग्रेड लिख लो या फिर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स लिख लो, एक ही बात है। सभी को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अल्फा कैसे निकाला हम लोगों ने, यूनिट समझ में आ गया होगा। RT का एक्सप्रेशन क्या है? R0 1 प्लस अल्फा T। समझ में आ गई टेम्परेचर डिपेंडेंस आप लोगों को कैसे निकाला गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसके अंदर, ध्यान से नोट कर लीजिए कुछ यूनिट द्वारा। ये भी ओम में और ये भी ओम में, ये डिग्री सेंटीग्रेड में। ओम से ओम कट जाएगा तो सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड बचा, वो अपॉन में बचा। तो यूनिट क्या है बेटा? पर डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर ले जाएगा तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स बन जाएगा जी।
अगर ये कह दिया जाए कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस R1 है, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस R2 है और T3 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस निकालो। आप वैल्यूज दे सकते हो, जैसे वैल्यू दे दी जाए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस 2 ओम का है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस 3 ओम का है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस कितने ओम का होगा? चाहिए कर लो, बात एक ही है, एक्सप्रेशन सिंपल सा है। पहली लाइन लिख रहा हूं यहां से, R T1 का मतलब R1 है, R1 इक्वल टू R0, R1 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। क्या तुम्हें पहली इक्वेशन समझ में आ गई क्या? Yes. क्या बोला है? T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस R1 है, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस R1 है, तो यहाँ R1 लिख दिया, R0 की जगह पर R0 1 प्लस अल्फा T, टेम्परेचर डाल दिया यहाँ पे। R2 कितने पर है? T2 पर है। क्या आप बच्चों को ये दो इक्वेशन समझ में आ गई क्या? इसको T1 T2 लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैल्यू डालनी है तो 2 3 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिकल चलने दूं तो ये मैथमेटिकल देखो, क्या तुम्हें ये दो बातें समझ में आ गई क्या? 30 पर रेजिस्टेंस 2 ओम का था, R0 अल्फा पता नहीं है, 60 पर रेजिस्टेंस 3 ओम का था, R0 अल्फा पता नहीं है, दोनों को डिवाइड कर दो। क्या किया आपने? 2/1 किया तो 3/2 बराबर क्या आ जाएगा? R0 से कट चुका है 60 अल्फा और ये 30 अल्फा। अरे बोल दो ना हाँ या ना में यार। Yes, क्या यहाँ से अल्फा आ जाएगा? Yes, sir. एक ही इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अल्फा आ गया तो क्या इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से R0 आ जाएगा? आ जाएगा। फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है तो R 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्या क्या हो जाएगा? R0 प्लस 40 अल्फा हो जाएगा। इसमें R0 और अल्फा की वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर निकालेंगे। क्या जो पूरी चीज बताई है तुम सबको समझ में आई है? क्लियर? एकदम सिंपल सी चीज है। ध्यान से नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को भी। ये हुआ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पर एक बात को ध्यान से और समझ लीजिए बच्चों, हमने RP का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है R0 1 प्लस अल्फा T। याद रखिए कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, इंप्लाइज टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है, इंप्लाइज टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। ऐसा क्यों है इसके लिए तो चेक कर लेते एक्सप्रेशन। R का फॉर्मूला आपको पता होगा कि ml/NaE² टॉ लिखा था मैंने। टेम्परेचर बढ़ाने पर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम तो पक्का ही घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्री चार्ज कैरियर की संख्या तेजी से बढ़ती है और इसके कंपैरेटिवली तेजी से बढ़ती है। अगर ये बहुत बढ़ गई तो एक्चुअली रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह क्या होगा? घटेगा। कंडक्टर्स के अंदर तो n लगभग कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाने से n में कोई फर्क नहीं आएगा, ज्यादा वही के वही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वही के वही यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कैरियर्स रहेंगे, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम तो घटता है इसमें भी, लेकिन फ्री चार्ज कैरियर्स की संख्या तेजी से इंक्रीज होती है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी याद रखने कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। समझ में आ गया आप सबको? ये बात भी नोट कर लीजिए।
सब समझ में आ गया होगा अब तक आप लोगों को जितना बताया गया जी। आगे देखते हैं इसी के अंदर। अब हेडिंग आती है एक और जिसका नाम है जी कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर में ये वो रजिस्टर हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज में आते हैं। छोटे छोटे पीस होते हैं जो कार्बन रजिस्टर होते हैं, इनके ऊपर इस तरीके के रिंग्स बने होते हैं। ये तो सर कट नहीं गया था। हाँ ये कट गया। ठीक है, वर्ड कलर पढ़ो या ना पढ़ो, कलर कोड ही तो है। कहा गया कि नहीं पढ़ाइए, अभी कोडिंग में तो आ रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं भी क्या कर रहा हूँ। ये चार रिंग है, इन रिंग्स का नाम रख दिया गया R1 R2 R3 R4। रिकॉर्डिंग में आ रहा है, तुम्हें पढ़ना मतलब छोड़ देना यार क्या है। अब कलर कोड क्या है? कलर कोड आपको कलर मिलेंगे, ब्लैक से स्टार्ट होंगे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, इसी ऑर्डर में याद रखना। ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो डिजिट होते हैं, ठीक है जी। और लास्ट में आपके पास है गोल्ड, सिल्वर और चौथा रिंग एब्सेंट। तीन ही रिंग हो। ये R4 के बारे में है। एक टर्म याद रखनी है साथ में, टॉलरेंस। गोल्ड की टॉलरेंस 5% की है, सिल्वर की 10% की है, नो कलर की टॉलरेंस 20% की है। ये कोड्स हैं। एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। सपोज कीजिए आपको ये कलर जो दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं। पहला कलर ऑरेंज है, दूसरा आपके पास कलर जो है वो ब्लैक है, तीसरा कलर आपके पास जो है वो सपोज कीजिए येलो है, और चौथा कलर जो होगा वो इनमें से कोई होगा। ये वो रिंग एब्सेंट होगा। जनरली दो इनमें से कोई ना कलर होता है। ये वाला केस रेयरली होता है ना हो, लेकिन ये होगा ही होगा। तो सपोज करो ये सिल्वर है, तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लिखनी है? ये कोड लिखे हुए हैं, R1 का कोड, R2 का कोड इंटू 10 टाइम R3 का कोड प्लस माइनस R4। ये आपके पास इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में है। ये रेजिस्टेंस आ गया। ये रेजिस्टेंस लिखने का तरीका है। अगर इनके कोड वाइज रेजिस्टेंस लिखूं तो R1 का कोड, ऑरेंज का कोड 3 है, R2 का कोड मतलब ब्लैक का कोड जो है वो 0 है। ये इनटू में नहीं है, दो कोड लिखे हुए हैं। इनटू 10 इज पावर R3 येलो, येलो का मतलब 4 प्लस माइनस 10%। इतने ओम का रेजिस्टेंस है। क्या आप सबको समझ में आ गया रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे लिखते हैं? ये कलर कोड आप लोगों को याद हो तो बेहतर है। इसके लिए एक छोटी सी स्टेटमेंट है। बीबी रॉय, ये इसमें 5 नाम तो पहले ये वाले आगे, ये नाम याद रखना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन as very good wife wearing gold silver necklace। कैसे याद उसका आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये पहले 5 कोड आ चुके हैं आपके पास, 5 कलर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। क्लियर है जी? और एक 0 नंबर का था, टोटल 10 कलर। ये 0 से स्टार्ट हुआ था, टोटल 10 के 10 कलर ही आ चुके हैं। 10 कलर ही है। सबको बात समझ में आ गई है बच्चों? चलो ग्रे क्या 8 आएगा कि 6 ही आएगा? 8 लिख रहा है बेटा, 6 क्यों लिखूंगा मैं? 6 आएगा। हाँ लग रहा था वो, पर वो 8 है। ठीक है जी, नोट करना है तो देख लीजिए, वरना रिकॉर्डिंग में बार बार देखते रहना। ठीक है जी, आगे देखते हैं आगे की स्टोरी।
बहुत ही अच्छी बात है जी। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों सेल या बैटरी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि सेल कैसे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करवाता है सर्किट के अंदर, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और सेल के लिए हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल की जो बनावट होती है उसके अंदर एक कॉपर का आपके पास एक कंटेनर है जो एनोड की तरह एक्ट करता है। एनोड का मतलब जहां पर डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ये कॉपर कंटेनर है, ये एनोड की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ तार बांधने के लिए आपने एक प्लग लगा रखा है जिससे तार लपेट के आप नट को टाइट कर सकते हैं। इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ इसमें एक पोरस पॉट होता है। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आ गया, ये एक पोरस पॉट आ गया। पोरस पॉट का मतलब इसमें से कोई लिक्विड डालोगे तो लिक्विड मिक्स नहीं होंगे, लेकिन इसमें से आयंस बाहर आ सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। इस पोरस पॉट के अंदर एक जिंक रोड है। इस जिंक रोड पर मरकरी की पॉलिश होती है और इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 होता है। और ये जिंक रोड जो है ये कैथोड की तरह एक्ट करती है। कैथोड जहां पर एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जहां इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी। सेल का सिंबल ये वाला होता है, ये एनोड का सिंबल है, ये कैथोड का सिंबल है। आराम से सीखेगा, 5 मिनट का काम है, ढंग से सीखेंगे तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी सर्किट एनालिसिस। सेल के अंदर केमिकल्स हैं और केमिकल रिएक्शन जो होती है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से तय होती है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जिंक H2SO4 से रिएक्ट करके, जिंक H2SO4 से रिएक्ट करके ZnSO4 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक रोड पर जा रहे हैं। साथ में यहां भी देखना कि यहां मान लो एक बार 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, किसकी वजह से? केमिकल रिएक्शन की वजह से। एक बार 2 इलेक्ट्रॉन आए, किसकी वजह से आए हैं? किसी केमिकल फोर्स की वजह से आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स तुम जिंक रोड पे जाओ। समझ रहे हैं इस बात को? कौन फोर्स लगा रहा है? केमिकल फोर्स लगा रहा है। समझेंगे कि हमें EMF पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन इसका यूनिट वोल्ट होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होना चाहिए। कुछ समझाने के लिए ये EMF नाम है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझेंगे तो एक केमिकल क्या कर रहे हैं, ये चीज रिएक्ट करके यहाँ पर इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ मिले, अभी 2 मिले, अभी और बढ़ेंगे, चेक करते हैं। 2H पॉजिटिव पोरस पॉट से बाहर जाते हैं और बाहर जाकर कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके H2SO4 बना देते हैं और कॉपर डाई पॉजिटिव। ये कॉपर डाई पॉजिटिव कॉपर कंटेनर पे जाता है और वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। अब उसने वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई। वहां पर क्या आ गई है? क्या चीज आ गई है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई है। यहाँ पर ये जबरदस्ती कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन भेजने की और पॉसिबल होने की? ये केमिकल कर रहा है। ये 2 नहीं होते हैं। अभी ध्यान से देखना, आपके पास ये सेल है, एक बार थोड़ा साइज बड़ा ही दिखा रहा हूं इस चीज का। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यहाँ पर क्या आ गया है? क्या आ गया है? अब यहाँ पर 2 तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तुम्हें समझ में आना चाहिए। एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स, इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव यहाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो बढ़ रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, इस पर केमिकल फोर्स किस तरफ लग रहा है? फटाफट बोल दो।
कैथोड की तरफ, ये कह रहा है कि तू कैथोड पे जा, लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसर है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि तू मत जा, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, केमिकल फोर्स इधर लग रहा है। स्टार्टिंग में ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, आपने जैसे जिंक रो डाली, कोई सर्किट पूरा नहीं किया है, सिर्फ जिंक रो डाली, सब सॉल्यूशन डाल के इस पोरस पॉट के इसके अंदर डाला, डालते ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, रिएक्शन स्टार्ट होते ही पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, केमिकल फोर्स था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक्यूमुलेशन होता जा रहा है वैसे वैसे केमिकल फोर्स वही का वही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि ये रिएक्शन रुक जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाएगा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन आने थे, जितना पॉजिटिव आना था आ चुका है, यानी यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो चुका है। यहाँ पर क्या चीज है, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या चीज है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन अभी रुकी हुई है। जब तुम मार्केट से एक सेल खरीद के लाते हो जिसके ऊपर 1.5 वोल्ट लिखा होता है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है, रुकी हुई है, सोच लो ना एक बार, रुकी हुई है। जब तारों के साथ जोड़ देंगे, कोई बल्ब जोड़ देंगे, कोई अप्लायंस जोड़ देंगे, कोई टॉर्च जलानी, कोई और चीज चलानी है, गीजर में डालना है, तो कुछ करंट फ्लो होगा, फिर उसका कंजप्शन होगा, जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, फिर उसका कंजप्शन स्टार्ट होगा। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि अभी रिएक्शन रुकी हुई है, चल रही है? अभी रुकी हुई है। अब रुकी रिएक्शन में यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो चुका दोनों प्लेट्स के बीच में। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF क्या चीज है, आएगा वोल्ट में, लेकिन डेफिनेशन क्या है, when cell is in open circuit, when cell is not flowing through, when current is not flowing through cell, then potential difference across it is called EMF। अब सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना, कल के लेक्चर में और आगे बढ़ेंगे। इस सेल के अंदर अब तुम कब कब देखोगे, देखा ध्यान से, आराम से देख लो, क्या ये रिएक्शन रुकी हुई है या चल रही है? अभी ओपन है सर्किट, रुकी हुई है, चल रही है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस है, डेफिशिएंसी है? यहाँ पर डेफिशिएंसी, यहाँ पर एक्सेसनेस, यहाँ पर डेफिशिएंसी। केमिकल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इधर आना चाहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर का कभी भी इस तरह का स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा। इस केस में तो जैसे ही स्विच तुम बंद करोगे, इसके पास डेफिशिएंसी थी इलेक्ट्रॉन की, ये तार के इलेक्ट्रॉन खाने शुरू कर देगा, ये है तो कंडक्टर ही, ये इलेक्ट्रॉन खाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये इलेक्ट्रॉन ये घूमने शुरू हो गए। अंदर क्या हुआ, जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन घूम के यहां गए, क्या चीज वीक हुई, क्या चीज वीक हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया, केमिकल रिएक्शन फिर स्टार्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन का मोशन लगातार हो रहा है। इलेक्ट्रॉन यहीं से क्यों नहीं जा रहे, ये भी तो खींच रहा है, तो बोलो केमिकल फोर्स वर इनिशियली दे वर स्ट्रॉन्ग, उनकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हुआ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते भरने के लिए, यहाँ डेफिशिएंसी है, एक्सेसनेस है, लेकिन केमिकल्स नहीं जाने दे रहे, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन रोक रखा है। लेकिन यहाँ से रास्ता मिलते ही इलेक्ट्रॉन कहेंगे हम तो भर के आएंगे भैया इस जगह को, यूं भर के आओगे तो क्या होगा, यूं भर के आओगे तो करंट फ्लो करेगा। क्या तुम्हें समझ में आया कि कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है? इस रिएक्शंस की वजह से स्टार्ट हो रहा है। और हर सेल में इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म यही रहता है, लेकिन मैकेनिज्म यही रहता है। और अब आपको समझना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में कि यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चाहे मैं एसी चलाऊं, चाहे बल्ब चलाऊं, चाहे हीटर चलाऊं, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। लेकिन कहां से स्टार्ट हो रही चीज, केमिकल एनर्जी से स्टार्ट हो रही। क्या ये पूरी के पूरे मैकेनिज्म को आप लोग समझ गए हैं कि हाउ द थिंग्स आर टेकिंग प्लेस इन अ सर्किट, व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस? इज इट अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? पसंद आए तो नोट कीजिए बच्चों। आज की किताब काफी है सर, ये मतलब इलेक्ट्रॉन वो जो ये कंज्यूम करने लग जाएगा ये एनोड वाली, तो सर मतलब वो तो कंज्यूम नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जब इसने इस तार से एब्जॉर्ब किए, यहाँ डेफिशिएंसी आ गई, यहाँ भरनी जगह शुरू होगी, जगह जो डेफिशिएंसी थी वो फिल होगी, इधर से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो वापस केमिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गया,
तो ये रिएक्शन तो लगातार चल रही है ना कि अगर मैं और इलेक्ट्रॉन भेजता हूँ यहाँ पे फिर ये प्रोसेस तो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? खत्म नहीं होगा। जब तक इलेक्ट्रोलाइट खत्म नहीं हो जाता, तो सारा इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम नहीं हो जाता। अगर ये सेल प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल का मतलब जिसे चार्ज नहीं किया जा सकता, बार बार चार्ज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल, यूज एंड थ्रो वाले। और दूसरे सेल कौन से होते हैं? सेकेंडरी, जिन्हें बार बार चार्ज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी एक बार खत्म होने के बाद निकाल के फेंक थोड़ी देते हैं, चार्ज फिर कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है कि तुम सबको? आज के लिए तक काफी है जी, कल बाकी लेंगे हम लोग, ठीक है।